तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा आर्गुमेंटेटिव ऐसे ही था। कल हम जो परसों हमने इसको डिस्कस भी किया था पहले। तो हमने इसको में ये डिस्कशन की थी कि जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होती है उसमें आप एक आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं और फिर उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, एविडेंस लेके आते हैं। और उन एविडेंस और डेटा और जो कलेक्शन होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है, इसके थ्रू हम अपने रीडर को क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं। तो अगर आप देखें तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपको खुद ही बता रहा है कि जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक आर्गुमेंट को क्रिएट करते हैं और उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए फिर आप क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस से, अथेंटिक और रिलायबल सोर्सेस से आप डेटा लेके आते हैं। सही है। और वो जो डेटा होगी, मतलब मैंने आपको कहा कि ये इन्वेस्टिगेटिव बेस होगी, रिसर्च बेस होगी। सही है। वेल रिसर्च्ड डेटा होगा। तो जब वेल रिसर्च डेटा होगा, अथेंटिक और रिलायबल डेटा होगा, तो इससे ऑब्वियसली आपका क्या होगा, आपकी जो रीडर्स होंगे वो कन्विंस हो जाएंगे और आपके आर्गुमेंट को क्या करेंगे, कंसिडरेशन देंगे। सही है। फिर हमने बात की थी कि यार व्हाट यू शुड इंक्लूड इन योर ऐसे में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास हमने डिस्कस किया था, हमारे पास तीन चीजें होती है जिसको हमने इंक्लूड करना लाजमी होता होता है। पहला होता है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, कि हमने किसी भी टॉपिक पर अगर आर्गुमेंट क्रिएट की है तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं या थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सही। एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं और देन वी कम टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक। फिर उस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस होती है उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर हमने बात की थी कि आखिर में जो है, फर्स्ट पैराग्राफ के बिल्कुल एंडिंग जो स्टेटमेंट होती है, एंडिंग जो सेंटेंस होती है, उसमें हमने क्या करना है, अपनी तीस स्टेटमेंट को स्टेट करना है। और तीस स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन एनी ऐसे। किसी भी ऐसे में हमारे पास तीस स्टेटमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे होता है। और ये असल में हमारे पास ऑथर की जो पॉइंट ऑफ व्यू होती है, उसकी जो साइड ऑफ डिस्कशन होती है, डायमेंशन ऑफ डिस्कशन होती है, डायरेक्शन ऑफ डिस्कशन होती है, वो यहाँ पर होती है। कि मिसाल के तौर पर आप एक टॉपिक पर बात करते हैं तो आपने पहले इसकी इंट्रोडक्शन करवा दी या थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया, बैकग्राउंड दे दिया, फिर उसके बाद टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में आ जाते हैं और फिर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आ जाते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी पोजीशन या मेरी डायरेक्शन ये है, या मेरी ये आर्गुमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। सही है। तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में ये तीन चीजों का ख्याल रखना है। फिर हमने बात की थी, अगर किसी भी पैराग्राफ की बात करें, इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो या कंक्लूजन हो, तो आपने वहां पे लॉजिकल ट्रांजिशन, इस चीज की हमने बात की थी। आपने वहां पे एक कोहेरेंस और एक यूनिटी, एक कनेक्टिविटी लेके आनी है। और ये कनेक्टिविटी आइडियाज के दरमियान भी होनी चाहिए। मतलब पैराग्राफ में एक आइडिया होती है, एक खास आइडिया होता है, और वही आइडिया जो है आप पैराग्राफ में थ्रू आउट क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो किसी भी पैराग्राफ में हो, आपने एक लॉजिकल ट्रांजिशन इसमें क्रिएट करनी है, या एक कनेक्शन लेके आनी है, या एक यूनिटी क्रिएट करनी है। और ये जो यूनिटी या ये जो लॉजिकल प्रोग्रेशन होती है, ये आइडियाज के दरमियान भी होनी चाहिए और वर्ड्स और सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के दरमियान भी होनी चाहिए। तो किसी भी ऐसे में आप देखें, हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और इस इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू कोहेसिव डिवाइसेस। और वही कोहेसिव डिवाइसेस देन ब्रिंग कोहेजन, और ऑटोमेटिकली देन कोहेजन ब्रिंग्स कोहेरेंस। तो ये असल में हमारे पास लॉजिकल ट्रांजिशन होती है, या एक कनेक्शन होता है, या एक यूनिटी होती है। कि जब वर्ड्स के दरमियान, कि जब सेंटेंसेस के दरमियान, कि जब पैराग्राफ्स के दरमियान क्या हो, एक यूनिटी हो, एक कनेक्टिविटी हो, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली उनके दरमियान क्या होगी, कोहेरेंस भी होगी। तो आपने ख्याल रखना है कि वट एवर यू डिस्कस और वेर एवर यू आर डिस्कसिंग आइडियाज, यू नीड टू ब्रिंग कोहेरेंस। सही है। तो आपने कोहेरेंस का खास ख्याल रखना है, या लॉजिकल ट्रांजिशन का खास खास ख्याल रखना है। फिर हमने बात की थी कि अगर किसी भी टॉपिक में आप उस पर डिस्कशन कर रहे हो और वहां पे क्या ना हो, एक लॉजिकल ट्रांजिशन ना हो, या आइडियाज के दरमियान कनेक्टिविटी ना हो, स्ट्रक्चर के दरमियान कनेक्टिविटी ना हो, कोई रिलेशन ना हो, यूनिटी ना हो, तो वो स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो कोलेप्स हो जाता है। और जब एक दफा स्ट्रक्चर कोलेप्स हो गया तो रीडर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को फिर अंडरस्टैंड नहीं करता। करने की मिसाल के तौर पर आपने प्रोवाइड उसको ऐसे ही किया है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, डिस्टोर्टेड है, तो कैसे उस आइडिया को
परसीव करेगा। तो आपने लॉजिकल प्रोग्रेशन को क्या करना है, आपने इस चीज को का ख्याल रखना है अपनी भी किसी भी राइटिंग में। फिर हमने बात की थी कि बॉडी पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, अपनी सपोर्टिंग डिटेल्स लेके आते हैं, और इस सपोर्ट से हम अपनी तीस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ये जो सपोर्ट होती है हमारे पास क्या होती है, एविडेंस होती है। तो हमने बात की थी क्या, आप जो भी एविडेंस लेके आते हैं तो ये रिसर्च के थ्रू होते हैं। एनालिटिकल मीन्स का मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एकेडमिक राइटिंग जो होती है ये एनालिटिकल राइटिंग होती है। और एनालिटिकल मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या रिसर्च के थ्रू आप जो डेटा लेके आते हैं और अपनी आइडिया को या अपनी थीसिस स्टेटमेंट को उससे सपोर्ट करते हैं, तो ये जो हमारे पास डेटा होता है ये एनालिटिकल डेटा होता है। सही है। तो आर्गुमेंटेटिव में ऐसे में जब आप डेटा लेके आते हैं तो ये एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो आपने रिसर्च की होती हैं, ऑब्जर्वेशन की होती हैं, डिफरेंट सोर्सेज से आप लेके आते हैं, रिलायबल डेटा होता है, और इससे आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फिर हमने बात की थी कि आप किसी भी ऐसे में जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसमें आप जो आपका काउंटर आर्गुमेंट है, मिसाल के तौर पर एक पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू थी, आप उसके ऑपोजिट गए हैं या उसको डिनाई करते हैं, उसके साथ डिसएग्री करते हैं, सही है, और फिर आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं, तो उस बंदे की आइडिया आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने ऐसे में। लेकिन याद रहे कि आपने उसको एक्सप्लेन करना है अपनी ऐसे में कि मैं इस आइडिया को इंक्लूड तो कर रहा हूं, लेकिन दैट्स वाई आपने इसका जवाब देना है कि व्हाई आर यू इंक्लूडिंग इट एंड व्हाई आर यू अपोजिंग और व्हाई आर यू डिसएग्रीइंग विद दिस पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने अगर कोई काउंटर आर्गुमेंट लेके आते हैं तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है, उसको फर्दर इलाबोरेट करना है कि रीडर को पता चले कि बंदा इस पॉइंट की क्या कर रहा है, इस अतर की इस पॉइंट ऑफ व्यू की क्या कर रहा है, उसके साथ डिसएग्री कर रहा है। तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं काउंटर आर्गुमेंट को, लेकिन ये जहन में याद रहे कि आपने उसको एक्सप्लेनेशन करवानी है, उसको क्या करना है, इसकी लिबरेशन करवानी है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेन हाउ एंड वाई। सही है। आपने एविडेंस अगर आप लेके आते हैं तो एविडेंस का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप एविडेंस लेके आते हैं एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और फिर आपके पास जी ऐसे खत्म हो गया, नहीं। आप जब एविडेंस लेके आते हैं, किसी कोई भी आइडिया लेके आते हैं रिलायबल सोर्स से, तो आपने फिर अपनी थीसिस स्टेटमेंट को इससे सपोर्ट करना है, उससे रिलेट करना है। कि अगर मैं एक एविडेंस लेके आता हूं और वो मेरे थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता या मैं उसको अपनी थीसिस स्टेटमेंट के साथ रिलेट या एसोसिएट नहीं करता, तो ये जो हमारे पास डेटा होती है ये फिर यूजलेस होती है। तो आपने क्या करना है, ये जहन में रखना है कि जो भी एविडेंस या जो भी सपोर्ट आप लेके आते हैं तो आपने उसको रिलेट करना है अपनी थीसिस स्टेटमेंट के साथ। अच्छा, जो आज हमारा यहाँ पे पार्ट रह गया था वो एविडेंशियल सपोर्ट थी। तो किसी भी केसे में आप एविडेंस जब लेके आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास डेटा होता है ये वेल रिसर्च होता है। सही है। और किसी भी किसी भी ऐसे की सपोर्टिंग डिटेल्स जो होती हैं वो फैक्चुअल भी हो सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हो सकते हैं, वो जो लॉजिकल होंगे, स्टैटिस्टिकल डेटा भी हो सकता है और एनेक्डोटिकल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टॉपिक पर बात करते हैं। सही है। तो आपका जो डेटा होगा वो वेल रिसर्च होगा। क्या होगा, पहली बात तो आर्गुमेंटेटिव विषय में जो भी डेटा होगा वो वेल रिसर्च होगा। अब वेल रिसर्च होगा तो ये एक्यूरेट होगा। सही है। अब जब एक्यूरेट होगा तो उसमें आपने डिटेल भी प्रोवाइड करने होंगे और करंट इंफॉर्मेशन भी देनी है। अब करंट इंफॉर्मेशन इन सेंस कि आप जो डेटा लेके आते हो वो एक्यूरेट होंगे, तो उस एक्यूरेट डेटा को या डिटेल जो डेटा है उसको अपनी थीसिस स्टेटमेंट के साथ उसको रिलेट करो या उससे अपनी थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो। सही है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने ऐसा नहीं करना कि जो आर्गुमेंट या जो एविडेंस या जो डेटा आप लेके आते हैं और उसको अपना आर्गुमेंट बनाते हैं, नहीं। आपने आर्गुमेंट पहले से बनाई है, तो आप एविडेंस या डेटा लेके आते हैं तो उससे अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं, ना कि अपना फोकस उस एविडेंस को देते हैं। समझ आ गई ना कि आप जो भी एविडेंस लेके आते हैं आपका सेंटर जो है वो तीसरे स्टेटमेंट है, एविडेंस जो है वो सेकेंडरी चीजें हैं जिससे आप अपनी तीसरे स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जो भी डेटा लेके आना है वही उसी से अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू होती है, जो आपकी आर्गुमेंट होती है, उसको सपोर्ट करना है। सही है। तो ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यू जो होती है उसको सपोर्ट करने के लिए आप फैक्चुअल डेटा, लॉजिकल, स्टैटिस्टिकल और एग्नोटिकल एविडेंस लेके आते हैं और इससे अपनी थीसिस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सही है।
याद रखिए कि जो भी आप, मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको एक टास्क दिया जाता है और टास्क के आपको प्राइमरी सोर्सेज बताए जाते हैं कि ये प्राइमरी सोर्सेज हैं, आप जाके इससे हेल्प ले लें, और सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं ये आपने खुद अपने लिए ढूंढेंगे। तो ये तो फिर आसान हो जाता है। प्राइमरी सोर्सेज वही होती है जो प्राइमरी सपोर्टिंग डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप जाते हैं उससे प्राइमरी सपोर्टिंग डिटेल्स ले लेते हैं। लेकिन उसकी फर्दर जो इलस्ट्रेशन या एलेबोरेशन या एक्सप्लेनेशन होती है तो आपने खुद ढूंढनी होती है। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने ऐसी प्राइमरी सोर्सेज को की ओवर यूज नहीं करनी। अब ओवर यूज का क्या क्या क्यों हमने ये नहीं करना, इसका ख्याल रखना है। क्योंकि मिसाल के तौर पर आप डेटा ज्यादा लेके आते हैं, लेकिन यू डू नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई एक्चुअली आई एम ब्रिंगिंग दिस डेटा, या व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस एविडेंस। आप ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं फर्दर। जिस तरह हमने यहाँ पे ऊपर कहा, देखें कि अगर आप सपोर्टिंग डिटेल्स एविडेंस लेके आते हैं, देन यू एक्सप्लेन इट, या इसको रिलेट करते हैं आप तीसरे स्टेटमेंट के साथ। आप उस एविडेंस को रिलेट करते हैं अपनी तीसरे स्टेटमेंट के साथ। क्यों करते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि इस एविडेंस के थ्रू आप अपने तीसरे स्टेटमेंट को, अपनी आर्गुमेंट को सपोर्ट करें। तो आपने किसी भी ऐसी एविडेंस को ओवर यूज नहीं करनी। बस आपने डेटा लेके आना है और उससे अपने आइडिया को या तीसरे स्टेटमेंट के साथ उसको रिलेट करना है बस। आपने उसको ऐसा सेंटर नहीं बनाना, एविडेंस को सेंटर नहीं बनाना, बल्कि तीसरे स्टेटमेंट ही आपका क्या है, सेंट्रल और फोकल पॉइंट है। तो आपने एविडेंस के थ्रू अपनी सेंट्रल और फोकल पॉइंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है या सपोर्ट करना है। बाज़ औक़ात हम ज़्यादातर जो हमारे एविडेंस होते हैं ये हमारे अपनी थीसिस स्टेटमेंट या आर्गुमेंट को क्या कर लेते हैं, ओवरशैडो कर लेते हैं। अब ओवरशैडो का मतलब ये है कि आप मिसाल इंट्रोडक्शन में आपने थीसिस स्टेटमेंट दे दी, और फिर बाद में आप जो है डिफरेंट सोर्सेज से एक एविडेंस लेके आते हैं, दूसरे एविडेंस लेके आते हैं, तीसरे, और आप ये एक्सप्लेन नहीं करते कि हाउ दिस एविडेंस एक्चुअली सपोर्ट्स माय आर्गुमेंट। तो ये भी जो डेटा होता है ये तो यूजलेस हो जाता है। तो आपसे आपका आर्गुमेंट जो होता है वो भी डिविएट, अपने आर्गुमेंट से डिविएट हो जाते हैं या डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने एविडेंस की ओवर यूज नहीं करनी, क्योंकि वो सेंट्रल पॉइंट जो आपका है वो थीसिस स्टेटमेंट है, और आपने सारा जो पॉइंट है या फोकस है वो थीसिस स्टेटमेंट को देना है या अपनी आर्गुमेंट को देनी है। और उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप एविडेंस लेके आते हैं। तो उस एविडेंस, जो भी एविडेंस आप लेके आते हैं, याद रखें कि उस एविडेंस को आप फर्दर इलेबोरेट करें, उसको एक्सप्लेन करें कि हाउ दिस डेटा इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग और सपोर्टिंग माय आर्गुमेंट। सही है? तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। अगर आप ये एक्सप्लेन नहीं करते तो फिर आपकी जो आर्गुमेंट होती है वो वीकन हो जाती है। सही है? अच्छा, फिर हमारे पास आखिरी जो पैराग्राफ होता है, आखिरी पार्ट किसी भी ऐसे का वो कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में हम सिर्फ और सिर्फ तीस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, स्टेट नहीं करते, बल्कि यहाँ पे फाइनल डिसीजन ली जाती है। और यहाँ पे कंक्लूजन में सारा जो असर होता है या इम्पैक्ट होता है या इफेक्ट होते हैं किसी भी ऐसे के और रीडर के ऊपर, वो यहाँ पे पड़ते हैं कि आपके जो इंप्रेशंस होते हैं, आपने एविडेंस क्रिएट की होती है इन द मेन बॉडी। तो कंक्लूजन में आप फाइनल टचेस देते हैं उसको, उसकी समेशन करते हैं, यहाँ पे क्लिंचर और फाइनल डिसीजन लेते हैं। सही है? या रीएड्रेस करते हैं रीडर्स को। तो फिर आप क्या करते हैं, अपनी मेन आइडिया को यहाँ पे सम अप करते हैं। तो सम अप करने के लिए ये आखिरी आपकी पॉइंट, आपकी जो ये पोर्शन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एक्चुअली इम्प्रेस योर रीडर। अगर आप अपनी एविडेंस को अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किए हैं या लेके आए हैं रिलायबल सोर्सेज से, लेकिन आपका कंक्लूजन ठीक नहीं है, तो यहाँ पे वो फर्दर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपने ख्याल रखना है कि आपने कंक्लूजन में सिंपली सिर्फ तीस स्टेटमेंट को स्टेट नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पे जो आपकी एविडेंस होते हैं उसको रीएड्रेस भी करना है। सही है? और यहाँ पे जब आप एविडेंस को रीएड्रेस करेंगे तो ये रीडर पर क्या होगा, एक अच्छा असर पड़ेगा। और वो जो आपने मिसाल के तौर पर ऊपर उसने एविडेंस को पढ़े हैं, उसको अगर अंडरस्टैंड नहीं किए, कुछ कंफ्यूजन है, तो कंक्लूजन में उसकी कंफ्यूजन जो होती है वो खत्म हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो जाता है कि जो रीडर होते हैं वो ऊपर चीजों को बिल्कुल थॉरोली रीड करते हैं, लेकिन कंक्लूजन को बिल्कुल डीपली स्टडी करते हैं या डीपली रीड करते हैं, इंटेंसिवली उसको रीड करते हैं। और इंटेंसिवली रीड का मतलब है कि वहां पे हमारे पास समेशन होती है या रिस्टेटमेंट ऑफ दी दिस स्टेटमेंट होती है। तो फिर वहां पे उन चीजों को वो फोकस करते हैं। अगर आपने वहां पे गलती की, कंक्लूजन में आपने अनक्लियरिटी है, या आप जो है
वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे रीडर पर क्या होता है, बैड इंप्रेशन पड़ता है। सही है। तो आपने यहाँ पे जो डेटा भी या प्रेजेंट करना है, तो आपकी डेटा क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव और लॉजिकल होनी चाहिए। फिर हमने बात की थी, अगर किसी भी ऐसे में आप कंक्लूजन लिखते हैं, तो कंक्लूजन में आप किसी भी न्यू आइडिया को इंक्लूड नहीं करते। याद रखिए, कंक्लूजन क्या होता है कि यहाँ पे आप अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, सम अप करते हैं। यू टेक सर्टेन डिसीजन एंड फाइनल डिसीजन आप लेते हैं। तो आपने कभी भी अपनी कंक्लूजन में न्यू आइडिया को, न्यू इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करना या इंट्रोड्यूस नहीं करना। सही है। अगर कुछ आइडिया आपने ऊपर मेन बॉडी में डिस्कस की है, तो खैर आप उसको लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेन बॉडी में और या पूरी ओवरऑल ऐसे में आपने कुछ ऐसी डेटा इंक्लूड नहीं की इनकी, और आप यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये आपकी बड़ी मिस्टेक होती है। सही है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम टॉपिक को जरा रिस्टेटमेंट करवाते हैं, उसकी मेन मेन पॉइंट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सही है। रिस्टेट करवाते हैं, और अपनी तीसरी स्टेटमेंट की क्या करते हैं, रिव्यू देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं अपनी आर्गुमेंट को, और एक शॉर्ट डिस्कशन भी कर सकते हैं कि मुझसे ये चीजें जो है, ये इस पर क्या कर सकते हैं लोग, फर्दरली जो है रिसर्च भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कंक्लूजन में हमने सिर्फ तीसरे स्टेटमेंट को रिस्टेट नहीं करना, बल्कि यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर हमने मेन बॉडी में एविडेंस लेके आए होते हैं, उसको यहाँ पे हम शॉर्टली और ब्रीफली डिस्कस भी करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और फाइनल डिसीजन या वाइंड अप करते हैं अपने टॉपिक को। सही है। अच्छा, फिर आपने ख्याल रखना है कि आप जो भी करें आर्गुमेंटेटिव विषय में, तो आपने ये डू करनी है, ये चीजें आपने करनी है, और ये चीजें आपने नहीं करनी। क्या क्या, कि आपका जो तीसरी स्टेटमेंट है, ये क्लियर होना चाहिए। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है आर्गुमेंटेटिव ऐसे में, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप दिस स्टेटमेंट, अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर आप डिस्कशन करते हैं, आपकी एक आर्गुमेंट होती है, तो आपने वही आर्गुमेंट बिल्कुल क्लियरली स्टेट करनी है, आपने ये करना है। फिर आपने उसके लिए क्या करनी है, एविडेंस प्रोवाइड करने हैं। अपनी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है, किसी भी फैक्चुअल डेटा हो सकता है, तो आपने डिफरेंट सोर्सेस से फिर उसके लिए एविडेंस प्रोवाइड करने हैं। आपने अपने पॉइंट को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने हैं। फिर आप काउंटर आर्गुमेंट लेके आ सकते हैं, आप काउंटर आर्गुमेंट लेके आ सकते हैं, लेकिन आप जब लेके आएंगे, तो आप ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये मैं इसको रिफ्यूज कर रहा हूँ या रिब्यूट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आप उसको रद्द करते हैं, इसलिए आप उसको लेके आते हैं। यू डिनाई दैट, or you disagree with that point of view, and then you bring that particular point into your essay। तो इसलिए आप काउंटर आर्गुमेंट तब लेके आ सकते हैं जब आप उसको उसके साथ डिसएग्री करते हैं, या उसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जो आप रीडर को एक्सप्लेन करवाते हैं कि यार इसकी पॉइंट ऑफ व्यू जो ये है, तो इसलिए इसमें इसके साथ डिसएग्री करता हूँ। फिर आपने क्या चीजें जो है इसको अवॉइड करना है अपनी आर्गुमेंटेटिव विषय में। तो आपने इस तरह नहीं करना कि सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स पे चले जाए, कि इसके टॉपिक के ये एडवांटेजेस हैं, ये मेरिट्स हैं और ये डिमेरिट्स हैं, या ये प्रोज है और ये कॉन्स है। नहीं, आप आर्गुमेंटेटिव विषय जब लिखते हैं, तो यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन आर्गुमेंट, और आपने उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करना है, ना कि आपने बोथ साइड को सपोर्ट करना है कि यार ये आर्गुमेंट भी ठीक है और मेरी आर्गुमेंट भी ठीक है। नहीं, जब आप एक आर्गुमेंटेटिव वे से लिखते हैं, तो आप अपनी आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं, एंड देन यू एक्सप्लेन इट, एंड देन यू सपोर्ट योर आर्गुमेंट विद सर्टेन डेटा। सही है। तो आपने किसी भी डेटा को या किसी भी सब्जेक्ट की जो है प्रोज एंड कॉन्स बयान नहीं करने किसी भी आर्गुमेंटेटिव विषय में, बल्कि आपने अपनी आर्गुमेंट को सपोर्ट करना है। फिर आपने अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं, तो आपने किसी भी बंदे पर जिसके साथ आप डिसएग्री करते हो, या जिसकी पॉइंट ऑफ व्यू आप समझते हो कि ठीक नहीं है, या मुझे मैं उसके साथ आप उसको डिनाई करते हैं, तो आपने उस पर पर्सनल अटैक्स नहीं करने, बल्कि उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू के जो होते हैं, या जो आप उसके जो ऐसे में फ्लॉज होते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ना कि उसकी पर्सनल अटैक्स पर आप चले जाएं। पर्सनल ग्रेजेस की वजह से आप किसी भी आर्गुमेंट को उसके साथ डिसएग्री करते हैं, तो ये आपकी क्या है, इन आई वुड से कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एकेडमिक सेटिंग में किसी भी पर्सनल अटैक हम नहीं कर सकते। हम आर्गुमेंट के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो किसी भी आर्गुमेंटेटिव विषय में आप किसी भी पर्सनल अटैक्स पर नहीं जा सकते। सही है।
फिर अगर आपने ये नहीं करना कि अगर आप काउंटर आर्गुमेंट लेके आते हैं और आप उसको रद्द नहीं करते या आप ये एक्सप्लेन नहीं करते कि व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस काउंटर आर्गुमेंट इनटू माय एसे, और आप ये एक्सप्लेन नहीं करते कि हाउ आई एम डिसएग्रीइंग विद दिस आर्गुमेंट, तो आपकी जो ये सबसे बड़ी फ्लॉ है। तो आपने फिर ये नहीं करना किसी भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आप काउंटर आर्गुमेंट लेके आते हैं, तो काउंटर आर्गुमेंट जो लेके आते हैं तो फर्दर इलेबोरेशन एक्सप्लेनेशन देनी है आपने कि अगर मैं ये पॉइंट लेके आता हूं तो मैं इसको रद्द करता हूं, इसको रिफ्यूज करता हूं, इसके साथ डिसएग्री करता हूं, इसकी ये पॉइंट जो है ये ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इंक्लूड करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंक्लूड करते हैं तो आपकी ये क्या है, फ्लॉ है, तो आपने इस चीजों को फिर अवॉइड करना है। और आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने जो है हाफ जो वो होती है, पार्ट होती है आपकी पेपर या किसी ऐसे, आप अपनी आर्गुमेंट को दे दें और हाफ जो होती है आप अपोजिंग व्यूज को दे दें, तो ये भी आप जो है क्या करते हैं, ये भी आप ठीक नहीं करते। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आप आर्गुमेंट क्रिएट की है आपने तीसरे स्टेटमेंट में, तो उसके लिए आप एविडेंस लेके आते हैं और उस एविडेंस के थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी आर्गुमेंट उस आर्गुमेंट बंदे की आर्गुमेंट को अपोज करते हैं और अपनी आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो आपने ये नहीं करना कि हाफ आर्गुमेंट, आपने सिर्फ आर्गुमेंट क्रिएट की और फिर उसके बाद अपोजिंग लेके आए, तो यहां पर भी फर्दर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और फर्दर कंफ्यूजन इन अ सेंस कि आप क्या करते हैं, जब आप हर चीज को इस तरह अपोज करेंगे विदाउट ब्रिंगिंग सर्टन एविडेंसेस, तो उससे क्या हो जाता है कि वो आपके रीडर कहते हैं कि यार ये जो डेटा है ये क्रेडिबल नहीं है, या जो बंदी की बात है ये क्रेडिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट ब्रिंगिंग सर्टन एविडेंस फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज। तो आपने ख्याल रखना है कि आप जो भी डेटा लेके आए उसके साथ साथ आपने अपने आर्गुमेंट को क्या करना है, सपोर्ट भी करना है। फिर आपने एविडेंस जो इंक्लूड करने हैं, तो एविडेंस को आपने कमेंट्री के बगैर इंक्लूड नहीं करना। कमेंट्री के बगैर मैंने आपको बताया कि जो भी आप एविडेंस लेके आते हैं तो आप उस एविडेंस की फर्दर इलेबोरेशन और एक्सप्लेनेशन करवाते हैं, तब उसके बाद आप उसको अपनी थीसिस स्टेटमेंट के साथ क्या करते हैं, उसको रिलेट करते हैं कि हाउ दिस आर्गुमेंट, हाउ दिस एविडेंस, दिस डेटा इज एक्चुअली सपोर्टिंग माय आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में सो फार हमने ये डिस्कस किया कि ये जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होती है, ये हमारे पास आपकी आर्गुमेंट होती है इस ऐसे में, और उस आर्गुमेंट के लिए आप क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, और वही डेटा जो होती है वो एविडेंस होती है जिसके थ्रू आप अपनी रीडर को कन्विंस करते हैं। और फिर हमने बात की थी कि आपके आर्गुमेंटेटिव ऐसे में फर्स्ट पैराग्राफ में 3 पार्ट्स होते हैं, और 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया कि पहले आप जो क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं, यानी थोड़े इंट्रोडक्शन देते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं अपने टॉपिक पर, देन यू कम टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ योर टॉपिक, फिर उसके बाद अपनी तीसरी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करवाते हैं। फिर याद रखें कि अगर कोई भी टॉपिक हो, पार्ट हो, इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो या कंक्लूजन हो, तो आपने बात की कि यहाँ पर आपने लॉजिकल ट्रांजिशन लेके आनी है, कोहेरेंस और कोहेजन क्रिएट करनी है। मतलब ये कि आइडियाज के दरमियान कनेक्टिविटी होनी चाहिए और स्ट्रक्चर के दरमियान कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और पैराग्राफ्स के दरमियान भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर हमने बात की कि बॉडी पैराग्राफ में आप जो है सपोर्टिंग डिटेल्स लेके आते हैं और उस सपोर्टिंग डिटेल से आप अपनी तीसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और वही जो मिसाल के तौर पर अगर बॉडी पैराग्राफ है लेकिन आप काउंटर आर्गुमेंट लेके आते हैं, तो हमने बात की क्या काउंटर आर्गुमेंट की फर्दर एक्सप्लेनेशन आपने करनी है कि व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस आर्गुमेंट को मैं क्यों लेके आता हूँ। अगर आप ऐसी ही इंक्लूड करते हैं तो मैंने आपको बताया ये आपकी बड़ी फ्लॉ है। अगर आप काउंटर आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं, लेके आते हैं, तो आपने फिर उसको क्या करना है, अपोजिंग व्यूज पर देनी है। आपने एविडेंस अगर लेके आते हैं तो आपने उस पर कमेंट्री देनी है कि हाउ एक्चुअली दिस एविडेंस सपोर्ट्स माय आर्गुमेंट। फिर हमने बात की कि आप एविडेंस जो सपोर्ट होते हैं वो फैक्चुअल भी हो सकते हैं, लॉजिकल, स्टैटिस्टिकल, एनेक्डोटिकल, ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक पर। तो हमने बात की थी कि एविडेंस को आप ओवर यूज ना करें, ओवर यूज इन अ सेंस कि आप जितना ओवर यूज करेंगे और विदाउट डूइंग एनी कमेंट्री, तो इससे आपके टॉपिक से आप डिविएट हो जाते हैं, और जब डिविएट हो जाते हैं तो आपके रीडर जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अभी यहाँ पे कौन सा पॉइंट को डिस्कस कर रहा है और हाउ ही इज एक्चुअली सपोर्टिंग हिज आर्गुमेंट। तो आपने ओवर यूज नहीं करनी, बल्कि जो एविडेंस लेके आते हैं आप उस पर कमेंट्री देनी है, और कमेंट्री के साथ अपनी तीसरी स्टेटमेंट को उससे रिलेट करना है, सपोर्ट करना है। फिर हमने बात की कि कंक्लूजन में हमारे पास
हम मेन आइडिया को क्या करते हैं, रीस्टेट करते हैं, और एट द सेम टाइम जो है वी रीएड्रेसेस द एविडेंसेस, और वो एविडेंसेस जो हमने ऊपर मेन बॉडी में डिस्कस किए होते हैं। याद रखिए वो एविडेंस नहीं जो आप अगर मिसाल के तौर पर नया आया है तो आपने कभी भी कंक्लूजन में उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना। अगर आपने ऊपर एक आइडिया डिस्कस की है देन यू कैन ब्रिंग दोज आइडियाज इन द कंक्लूजन। सही है, यहाँ पे आपने इफेक्टिवली लॉजिकली आइडिया को प्रेजेंट करना है, क्योंकि रीडर जो होता है यहाँ से उस पर इंप्रेशन पड़ता है कि आपकी जो डेटा है या जो आपकी आर्गुमेंट है कि वो रिलायबल है कि नहीं है। सही है, फिगर अगर देखें तो हमने बात की थी कि यहाँ पे आपने कुछ चीजें नहीं करनी और कुछ चीजें करनी है। तो हमने बात की कि आपने इस स्टेटमेंट को क्लियरली स्टेट करना है, आपने एविडेंस प्रोवाइड करने हैं, आपने अपनी आर्गुमेंट को सपोर्ट करना है। सही है, ना कि आप एविडेंस को अपनी आर्गुमेंट बनाएं, बल्कि आर्गुमेंट आपने ऑलरेडी क्रिएट की है तो एविडेंस के थ्रू आप उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आपने फिर मैंने आपको ये बताया कि आप अगर आप काउंटर आर्गुमेंट लेके आते हैं तो और आप उस पर कमेंट्री करते हैं तो इट इज ओके, यू कैन ब्रिंग काउंटर आर्गुमेंट। सही है, लेकिन अगर आप काउंटर आर्गुमेंट लेके आते हैं तो और आप उस पर कमेंट्री नहीं देते तो आपने ये नहीं करना, पर्सनल अटैक्स नहीं करने और किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉन्स एंड कॉज नहीं बताने, बल्कि आप एक साइड पर एक डायरेक्शन में एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपने उस आर्गुमेंट को उस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करना है। सही है, और आखिर में हमने यही कहा कि अगर आप किसी भी एविडेंस को लेके आते हैं, इंक्लूड करते हैं और उस पर कमेंट्री नहीं देते हैं तो ये भी बड़ी फ्लॉ होती है जिसको आपने अवॉइड करना होगा। सही है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था आर्गुमेंटेटिव लिसनिंग, तकरीबन एंड हो गया है। ठीक, थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you so much. You can leave the session now.